अत्यंत संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग जो भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे उसकी यह अगली वीडियो है। उसमें से कुछ सिलेबस में से जो शेष रह गया था आज उसको हम लोग मित्रों समाप्त कर लेंगे। मित्रों इसमें हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में संभवतः पूछे जा सकते हैं या फिर पूछ चुके हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, इसलिए यह वीडियो मित्रों आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने ध्वनि परिवर्तन पर ग्रीम नियम का चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग ग्रासमान नियम पर चर्चा करते हैं। तो ग्रासमान नियम कौन थे मित्रों? यह जर्मन विद्वान थे। ठीक, जर्मन विद्वान। यह प्रश्न आप लोगों का एक प्रश्न ही बन गया मित्रों। अब इन्होंने कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम दिया था? तो है कि इन्होंने कोई नियम नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया था? सिर्फ ग्रीम नियम को संशोधन किया था। ग्रीम नियम का संशोधन किया था इन्होंने। यह परीक्षा में मित्रों पूछ चुका है। ऑप्शन देकर कैसे ग्रीम नियम को संशोधित किसने किया था? ऑप्शन में दे दिया था 4 विकल्प। यह पीजीटी के परीक्षा में पूछा है। 4 विकल्प दिया था जिसमें से एक ग्रीम का भी नाम था, है ना? तो यह हम लोग ध्यान रखेंगे ग्रीम ने कि ग्रीम का कह रहे हैं एक ग्रासमान का भी नाम था, है ना? तो हम ग्रासमान को सही मानेंगे। ठीक, और अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट इसी नियम के बाद वह है वर्नर का नियम। हम लोग फिर इसको भी देखेंगे। तो इन्होंने भी मित्रों कोई अपना अलग से नियम नहीं दिया था। इसी ग्रीम नियम को ही इन्होंने भी संशोधन किया था और उसका जो है त्रुटि जो थी उसको दूर किया था। यानी वर्नर ने भी संशोधन किया, ठीक है ना, और यह ग्रासमान ने भी संशोधन किया था। तो हमको इन दोनों लोगों के नामों को याद रखना होगा कि ग्रासमान और वर्नर या जो दो नाम मिलते हैं हमको यह दोनों नाम ने ग्रीम नियम का संशोधन किया था। अब परीक्षा में जब भी विकल्प देगा तो या तो ग्रासमान का देगा ऑप्शन में या तो फिर वर्नर का देगा, दोनों लोगों का एक साथ नहीं देगा। अब हम लोग यह जानेंगे कि ग्रासमान और वर्नर ने ग्रीम के नियम में ऐसा क्या संशोधन किया था, ऐसी क्या त्रुटि थी जो इन्होंने इनको दूर किया। तो उस त्रुटि को मित्रों जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग ग्रीम नियम पर एक नजर एक दृष्टि डाल लेते हैं। इसलिए दृष्टि डाल लेते हैं कि ताकि पढ़ने में समझने में आवश्यक रहेगी संक्षिप्त रूप में। वैसे हमने पिछला एक वीडियो बना करके डाला है जिस पर विशेष चर्चा है ग्रीम नियम। ग्रीम नियम क्या करते हैं? अब संक्षिप्त में बस इतना याद रखिए कि ग्रीम नियम ध्वनियों, यह इनका कहना है कि जो संस्कृत की जो ध्वनियां थी, जो संस्कृत और लैटिन इत्यादि की जो ध्वनियां थी यह अंग्रेजी में जा करके, है ना, अंग्रेजी में जा करके जो संस्कृत की पहली ध्वनि थी वह दूसरी हो गई और जो चौथी ध्वनि थी वह जो है कि तीसरी हो गई और जो तीसरी ध्वनि थी वह जो है पहली हो गई। यह इनका मित्रों प्रथम वर्ण परिवर्तन है ना? यह इनका प्रथम वर्ण, दो परिवर्तन इन्होंने दिया, एक प्रथम वर्ण परिवर्तन, एक द्वितीय वर्ण परिवर्तन। ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम वर्ण परिवर्तन। इनका यह पहला नियम है जिस पर कि कैसे होती है हम लोगों ने पहला उदाहरण देकर के विस्तृत हम बता दी चुके हैं। अगर जो लोग मित्र लोग नहीं देखे होंगे हम डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक हम डाल देंगे, वो लोग देख सकते हैं वहां से। यह अर्थात इनके कहने का भाव यह है कि जो क त प यह तीन है, पहला है देखिएगा पहले अक्षर का क्या हो जाता है ख। ख को इन्होंने ह भी माना है, दूसरा ह थ फ इन्होंने ऐसा कहा। ठीक, यहां पर हो गया ना, देखिए एक का दो, चार का तीन कैसे हुआ? घ ध भ, यह तीन, यह चौथा अक्षर हुआ है वर्ण का। यह संस्कृत का चौथा अक्षर अंग्रेजी में जाकर के यह चौथी ध्वनियां जो है ग द भ, ग द ब, यह तीसरी हो जाती है। अब बातें समझ में आ गई। और जो तीसरी थी ग द ब, यह जो है जा करके अंग्रेजी में क त प पहली हो जाती है। हो गया ना? देखिए एक का दो, चार का तीन, तीन का एक। अब समझ में आ गया ऐसा। अब मित्रों परीक्षा में या आप लोगों के जो प्रश्न है पिछली बार भी चर्चा की तो फिर से समझिए कि ग्रीम नियम का प्रथम वर्ण परिवर्तन किनके बीच में हुआ था? संस्कृत और अंग्रेजी इत्यादि के बीच में हुआ था और यह भी पूछता है, इसलिए हम लोगों को यह भी याद रखना रहेगा। ठीक, अब देखते हैं ग्रासमान नियम को किन्होंने संशोधन क्या किया था। तो इनका कहना यह था इस ग्रासमान का कि ये कहते हैं कि बा को प हो जाता है, बा को प हो जाता है। ठीक, जो संस्कृत का है यहां पर हम लिख लेते हैं पहले संस्कृत का अंग्रेजी में जा करके, है ना, अंग्रेजी या यह नियम इन्होंने गाथिक के लिए भी लगाया था। यह नियम इन्होंने अंग्रेजी या फिर गाथिक इत्यादि के लिए भी लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब कहते हैं, लेकिन हमने जो कल उदाहरण बताया था वह संस्कृत से अंग्रेजी में का ही बताया था जो कि कपिल देव ने वही दिया है। अब हम लोग गाथिक का यहाँ पर बताते हैं। देखिएगा गाथिक में कहते हैं संस्कृत का क। अब संस्कृत का क है कौन है? सॉरी ब, संस्कृत का ब है ना, यह जो ब ध्वनि है यह कौन है? प फ ब, तीसरी ध्वनि है। तो इनको नियम से तीसरे का पहला हो जाना चाहिए था ना ग्रीम नियम के अनुसार, लेकिन कहते हैं नहीं, यह ब का प नहीं होता, ब का ब ही रह जाता है। प होना चाहिए था लेकिन प नहीं होता, और यानी कि तीन का तीन ही रह जाता है, एक नहीं होता, जबकि तीन का एक होना चाहिए था। फिर आगे कहते हैं द का भी गाथिक में द ही रह जाता है, द का फिर त नहीं होता, द का त नहीं होता। ठीक, तो ये इनके कहने का मतलब था कि ब का प नहीं होता, ब का ब ही रहता है, द का त नहीं होता, द का द ही रहता है। अब बातें समझ में आ गई। संशोधन कर दिया इन्होंने, ग्रासमान ने संशोधन कर दिया। फिर से ध्यान दीजिए आप लोग कि तीन का ग्रीम नियम के अनुसार तीसरी ध्वनि तो थी, पहली ध्वनि हो जा रही थी अंग्रेजी गाथिक या फिर निम्न जर्मन इत्यादि में जाकर के, है ना, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब कह रहे हैं लेकिन ये ग्रासमान ने कहा कि नहीं भाई, ब का प नहीं होता है गाथिक में, ब का ब ही रह जाता है, ऐसा देखने को मिलता है, द का भी द ही रह जाता है, त नहीं होता है। अब इसका उदाहरण भी देकर के समझा देते हैं। आइए उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बोधति, अब यहाँ पर देखिए ब है संस्कृत का, अब यह गाथिक में जब जाता है तो विदाउन, है ना, यह अगर देखा जाए अगर हिंदी में लिखेंगे हम लोग तो विदाउन, जो अर्थ बोधक का संस्कृत में होता है वही अर्थ विदाउन का गाथिक में होता है। तो यहाँ पर जो ब आया है तो यहाँ पर ब की जगह प होना चाहिए था, पिदाउन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पिदाउन ना होकर के विदाउन हुआ, अर्थात यह ब ध्वनि ब ही रह गई। ठीक, तो ऐसा इन्होंने ग्रासमान ने दिया। अब फिर दब का देते हैं दूसरा उदाहरण, दब, यह संस्कृत में है दब, तो द को यहाँ पर त होना चाहिए था। अब कहते हैं दाउब्स, है ना, जो अर्थ दब का होगा वही अर्थ दाउब्स का भी होगा, लेकिन यहाँ पर द का द ही होगा गया, द का त नहीं हुआ, यानी तीन का एक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ग्रासमान ने इनके नियमों में संशोधन किया। अब परीक्षा में मित्रों जो प्रश्न उठा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने पहले ही कहा कि ग्रासमान का यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ग्रासमान ने ग्रीम नियम का संशोधन किया था, लेकिन यह नहीं पूछा है ना। अब अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिया कि ग्रासमान के अनुसार ब को कौन सा वर्ण होता है ना,
संस्कृत के ब ध्वनि की कौन सी ध्वनि होती है, या तीसरी ध्वनि को कौन सी ध्वनि हो जाती है, तो तीसरी ही रह जाती है, या ब को ब ही रह जाता है, या फिर द को द ही रह जाता है। एक चीज और याद रखिएगा मित्रों, इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा आप लोग कि प फ ब तो तीन का एक नहीं होता, तो क ख ग पर भी लागू हो जाएगा, ग का भी ग रह जाएगा, और या च छ झ का भी च छ झ, है ज छ ज, तो ज का भी ज ही रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा, ये सिर्फ इन्हीं दो पर इन्होंने बताया है, ब और द पर ही, और नहीं किसी पर बताया है, किसी को नहीं छेड़ा है। तो यह ग्रास मान का भी सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया, और भी एक कल्पना का आधार वो देते हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। तो लेकिन ये चीज पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ग्रास मान के जगह पर वर्नर पर, है ना। वर्नर ने क्या संशोधन किया, आइए अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। वर्नर का नियम, है ना, वर्नर ने भी, हमने पहले कह दिया, वर्नर ने भी इनके नियम में सिर्फ और सिर्फ संशोधन किया है और कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो संशोधन त्रुटिपूर्ण थी, तो इन्होंने क्या किया, तो कह रहे हैं कि इनका कहना था कि यह क त प, यह क त प, हम लोग सिर्फ इसी पर ध्यान देंगे, है ना, क त प पर ही, बाकी सब हटा देते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये सब डिस्टर्ब करेंगे। कह रहे कि क त प को ख थ फ तभी होता है ना, जब क त प से पूर्व, जब क त प से पूर्व क्या हो, उदात्त हो, क्या हो, उदात्त हो, है ना। और यदि क त प के बाद यदि उदात्त होते हैं, उदात्त कोई ध्वनि मिलती है, तो फिर इस ख थ फ को, अब क त प को ख थ फ ना होकर के ग द ब हो जाता है। अब बातें समझ में आ गई, फिर से ध्यान से सुनिए, यह वर्नर नियम क्या कह रहे हैं ग्रीम नियम में। ग्रीम नियम का तो एक का दो होना ही है, एक का दो होना था, लेकिन कह रहे एक का दो कब होता है, जब क त प के पूर्व कोई उदात्त ध्वनि हो। यदि क त प के बाद में, यानी कि बाद में यदि कोई उदात्त ध्वनि आती है, तो क त प को ख थ फ न होकर के ग द ब हो जाती है। बस सिंपल सी बातें बताई। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में लिखते हैं युवक्स, है ना, यह हम लोग संस्कृत का है ना, युवक्स शब्द है, आप लोग समझ लीजिएगा, यह संस्कृत है ना। इसके बाद संस्कृत से जो गाथिक या अंग्रेजी में भी है ना, तो गाथिक का भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ अंग्रेजी का देखेंगे, गाथिक का भी देखने पर उतना समय नहीं है। तो संस्कृत में जैसे है युवक्स, ठीक है ना, ये युवक्स कहते थे, यहाँ पर उदाहरण में ये दिया हुआ युवक्स ऐसा। अब इसको जो है कि उदात्त का चिन्ह लगा देते इस प्रकार से कामा से, तो कह देखिए अब क है, युवक आया, तब देखिए युवक का वाई ओ यू एन डी यंग होता है, यंग होता है ना अंग्रेजी में, युवक का संस्कृत में अर्थ युवा, तो अंग्रेजी में अर्थ यंग हो जाता है। तो कह रहे इस क को ग हो गया, यानी इस एक का तीन हो गया, एक का दो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कर इस क के पूर्व में जो है कि उदात्त ध्वनि है, इसलिए एक का तीन हो जाता है, एक का दो नहीं होता। आगे बातें समझ में। अब यह क का ग का उदाहरण था, क का ग हो गया, ख नहीं हुआ, नहीं इसको यंग होना चाहिए था, या फिर यह होना चाहिए था, ठीक। अगला उदाहरण इसका देते हैं शतम, है ना। इस शतम में यहां पर देखिए, इसके पूर्व आपका त जो आया है, त के पूर्व में उदात्त स्वर है, इस उदात्त स्वर के होने के कारण अब इस त को, यानी त पहला अक्षर है, इसको तीन नहीं होगा, इसको तीन नहीं होता। जब हम कहते हैं तो इसका हम पढ़ते हैं 100, एच यू एन डी आर ई डी, है ना, आर ई डी 100, तो उसको हम लोग 100 बोलते हैं, लेकिन उसको क्या होता है 100। अगर हम लोग 100 भी बोलेंगे तो भी ड आ रहा है, तो ट ठ ड, तीसरा ही अक्षर हुआ, एक का तीन यहाँ पर हो रहा है, जबकि एक का दो होना चाहिए, तो भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं 100, 100, है ना। या 100 भी कहेंगे तो भी त का एक का तीन ही हुआ, त का द हुआ, है ना, त का जो है कि थ नहीं हुआ, त का थ नहीं हुआ। इसी प्रकार से सप्तम भी लिख करके उसका भी उदाहरण देते हैं, ठीक। और फिर अब एक उदाहरण और देते हैं। अगर देखिए जैसे कहते हैं कि भ्रातर, यह भ्रातर संस्कृत का शब्द, कहते हैं ये जो त है, इस त के बाद में उदात्त आया है, इस त के बाद में जब उदात्त आया है तो ब्राथर, यानी कि BROTHER ब्राथर बनता है, जिसको हम लोग ब्रदर बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रदर बोलते हैं, वाकई में ब्राथर है। तो देखिए यह त का थ हो गया, यानी एक का त था, दूसरा अक्षर हो गया, है ना, दूसरी ध्वनि हो गई। कब, जब इस त के बाद में उदात्त आया, ये त के बाद में उदात्त आया है, और यहाँ पर त के पूर्व में उदात्त आया है। जब त के पूर्व में उदात्त आएगा तो त को द, और जब बाद में आएगा तब त को थ, यानी कि एक का दो। तो यह इन्होंने वर्नर ने नियम में संशोधन किया। अब आगे बात समझ में आप लोगों को। तो मित्रों ये रहा ध्वनि परिवर्तन, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अर्थ परिवर्तन, क्योंकि अभी सिलेबस में है, बस उसको पढ़ करके आज समाप्त कर देंगे, ठीक। तो इसमें से मित्रों अब कुछ भी आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है। यदि आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी परीक्षा में गलत होने का चांसेस नहीं है। अब आइए हम लोग अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखते हैं। तो मित्रों हम लोग अर्थ परिवर्तन पर चलते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अब इसमें देखिए क्या है कि शब्दों का अर्थ परिवर्तन कैसे होता है ना, क्यों। और वह जब अर्थ परिवर्तन होता है तो कुछ के अर्थ जो है विस्तार हो जाते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ संकोच हो जाते हैं, कुछ के अर्थों पर दूसरा अर्थ आदेश हो जाता है, कुछ अर्थों का उत्कर्ष हो जाता है शब्दों के अर्थ का, और कुछ शब्दों के अर्थ का अपकर्ष हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मित्रों यह परीक्षा में पूछता है, कोई भी शब्द दे देगा, पूछेगा इस शब्द का अर्थोत्कर्ष हुआ है या अपकर्ष हुआ है या अर्थ विस्तार हुआ, इस प्रकार से पूछता है। तो यह हम लोगों को मित्रों यह याद होना चाहिए। खैर आइए एक बार इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अर्थ विस्तार पहला है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं में पहला अर्थ विस्तार, किसी शब्दों के अर्थ का मित्रों विस्तार हो जाता है। जैसे कुशल, पहले कुशल शब्द क्या था कि जो कुछ लाने में प्रवीण हो, कुछ लाने में जो दक्ष होता था उसी को हम बोलते थे, लेकिन आज तो पढ़ने में कुशल है, दौड़ने में कुशल है ना, किसी भी कार्य को करने में कुशल है, इसके अर्थ का विस्तार हो गया। उसी तरह से प्रवीण है, यह कुशल तो कई बार पूछ चुका है कि कुशल का अर्थ विस्तार है अर्थ संकोच। प्रवीण है, और यह जो प्रवीण है पहले जो बीड़ा बजाने में दक्ष होता था उसके लिए प्रयोग होता था, आज तो सभी चीजों के लिए प्रयोग होने लगा, अर्थात इसका अर्थ का विस्तार हो गया। तैल, तैल पहले किसको हम कहते थे, जो तिल से निकलता हो, उसी को, जो तिल से निकलने वाले द्रव को ही हम तैल कहते थे, लेकिन अब सरसों से निकले, सोयाबीन से निकले, किसी से भी निकले हम उसको तैल कह देते हैं। गोश्त, गोश्त पहले किसको कहते थे, जो जहां पे गाय बांधी जाती थी। अब क्या हुआ कि जो गाय बांधी जाती है उसको भी गौशाला बोलते हैं, गोश्त है गौशाला, गोश्त कहने चाहे हम गौशाला कहने, बात वही है ना। आज हम गौशाला, जिसमें भैंस बांधते हैं उसको भी कहते हैं, बकरी बांधते हैं उसको भी कहते हैं, घोड़ा बांधते कहते हैं गौशाला, सबको हम कह देते हैं गौशाला। इसके अर्थ का विस्तार हो गया। महाराज, महाराज पहले किसको कहते थे, जो राजा हो,
लेकिन अब कोई सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति है उसको भी महाराज कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रसोइया होते हैं उनको महाराज बोलते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं। अर्थ विस्तार हो गया। उसी तरह से गवेषणा पर देखते हैं, पहले क्या था कि सिर्फ गाय खोजने को ही गवेषणा कहते थे, अर्थ विस्तार हो गया। अब कुछ भी खोजने के लिए गवेषणा हम कहने लगते हैं। तो मित्रों इसमें से या कुशल पूछ चुका है, गवेषणा पूछ चुका है, तैल भी पूछ चुका है, तीनों एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अर्थ संकोच, दूसरा अर्थ, कोई शब्द जब उसका अर्थ परिवर्तन होता है तो वह संकुचित हो जाता है। जैसे कि गो है, पहले हर चलने वाले प्राणी को गो कहते थे, अब सिर्फ गाय को कहते हैं, संकुचित हो गया। अश्व, पहले सड़क पर चलने वाले को हम अश्व कहते थे, अब यह संकुचित होकर सिर्फ घोड़ा रह गया। पृथ्वी, फैले हुई वस्तु को हम पृथ्वी कहते थे, लेकिन आजकल के डेट में हम तंबू को समझाना भी फैला होता है, उसको पृथ्वी नहीं कहते, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी हो गई, अब तो संकुचित अर्थ हो गया। पंकज, पंकज है, पंकज मतलब होता है जो कीचड़ में उत्पन्न हो, तो कीचड़ में काई, शैवाल इत्यादि जल में सब उत्पन्न रहते हैं, तो पहले सबके लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब संकुचित होकर सिर्फ कमल में रह गया। जलद, जलद भी है, जलद है कि जल में उत्पन्न होने वाला, जलद मतलब जल में, क्षमा कीजिएगा, जल में नहीं, जल देने वाला है ना, तो जल देने वाले के लिए हम सबके लिए प्रयोग हम करते थे, लेकिन अब सिर्फ बादल हो गया, बादल में ही संकुचित हो गया इसका अर्थ। अगर मित्रों हम लोग इस प्रकार से समझ लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं रह जाती। मृग, पहले क्या था, सिर्फ पशु मात्र के लिए मृग कह दिया जाता था, है ना, अब मृग माने सिर्फ एक ही हो गया, हिरण। अब हम कुत्ते को मृग नहीं कह सकते, है ना, गाय को मृग में, घोड़ा नहीं आ सकता। अब मंदिर, पहले मंदिर का मतलब होता था भवन, है ना, आजकल सिर्फ उसी को मंदिर बोलेंगे जिसमें देवी देवता का वास हो, है, तो ये सब अर्थ संकोच हो गए। इसमें से देखिए गो पूछा है, अश्व पूछा है, पंकज पूछा और एक मृग पूछा है ना। अब आगे बढ़ते हैं अर्थादेश की तरफ। अगला कहते हैं अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब क्या होता है, पहले वाले अर्थ को हटा करके दूसरे अर्थ के आ जाना, उसी को हम कहते हैं अर्थादेश। ऐसे कौन से शब्द होते हैं, जैसे देखिए असुर, पहले असुर माने क्या होता था, देवता, अब देवता को हटा करके अब जो है कि राक्षस शब्द आ गया, यानी देवता के अर्थ को हटा करके उसका अर्थादेश किसका हो गया, राक्षस का। आगे बातें समझ में, वर, वर माने पहले श्रेष्ठ होता था, अब अर्थ बदल करके हटा करके दुल्हा अर्थ हो गया, है, अब किसी को नहीं कहते सुनेगा वर जा रहा है मतलब दुल्हा जा रहा है। मौन, पहले यह मुनियों का लक्षण होता था मौन, अब मौन मतलब चुप रहना हो गया। देवानाम प्रिय, पहले देवताओं को प्रिय, देवताओं को प्रिय, यह अशोक की उपाधि थी, लेकिन अब इसका अर्थ बदल गया है मित्रों, देवानाम प्रिय अर्थ हो गया है मूर्ख, है ना, मूर्ख। तो अर्थ इसका अर्थादेश, दूसरा अर्थ आके इसके ऊपर बैठ गया। आकाशवाणी, पहले क्या था, आकाशवाणी देवताओं से जो होती थी उसको बोलते थे, लेकिन अब क्या हो गया आकाशवाणी, अब वो देवताओं की छोड़ी जो हम भारती से सुनते हैं वो आकाशवाणी हो गई है। साहस, साहस पहले चोरी डकैती के कार्य को कहते थे, लेकिन अब चोरी डकैती छोड़ करके अब किसी भी साहसिक कार्य को हम कह देते हैं साहस, है ना। तो यह अर्थादेश हुआ मित्रों। इसमें से असुर पूछ चुका है, मौन भी पूछ चुका है, देवानाम प्रिय भी, ठीक। और इसी में एक और भी आता है, चलिए चार उदाहरण आप लोग पुस्तक से देख सकते हैं आप लोग। वैसे इसका एक अर्थादेश होता है मुग्ध, मुग्ध का पहले अर्थ होता था, यह भी पूछा है, लेकिन यह अर्थादेश में आएगा, इसमें भी आ सकता है, लेकिन कैसे बताते भी, मुग्ध भी हम चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं ना। मुग्ध, मुग्ध का पहले क्या अर्थ था, जो है मूर्ख, अब क्या होगा, मुग्ध मतलब सुंदर, तो इसका मुख्य अर्थ हट करके दूसरा अर्थ इसके ऊपर आदेश हो गया। अब मित्रों जो यह बचते हैं चौथा और पांचवा, एक अर्थोत्कर्ष और एक अर्थापकर्ष, तो यह देखिए इन्हीं का जो अर्थ परिवर्तन हुआ, तो यह सब अर्थ परिवर्तन कभी उन अर्थों का, उन शब्द का जो पहले प्रयोग होता था, तो उसमें से किसी अर्थ का उत्कर्ष हो गया, किसी शब्दों के अर्थ का अपकर्ष हो गया, यानी जो पहले उच्च के लिए प्रयोग किए जाते थे अब निम्न के लिए प्रयोग किए जाने लगे। जैसे मुग्धा को ले लीजिए, मुग्ध का जो अर्थ परिवर्तन हुआ वह पहले मूर्ख था, अब क्या होने लगा, मनोहर, सुंदर, तो अर्थोत्कर्ष, इसके अर्थ का उत्कर्ष हो गया, इसके अर्थ का उत्कर्ष हो गया। साहस पहले चोरी के लिए प्रयोग होता था ना, हमने यहीं पर चर्चा किया, अब लेकिन जब अर्थ इसका परिवर्तन हुआ तो इसका अर्थ परिवर्तन किस पर हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई हम समुद्र तैरने का साहस करते हैं, तो यार बहुत बड़ा साहस किया इसने, समुद्र तैर गया, या साहस किया कैसे, तो यार अर्थोत्कर्ष के लिए हो गया। करपट, करपट का भी देखिए पहले जो प्रयोग होता था वह कपड़ा के लिए नहीं, गुदड़ी चिथड़ा के लिए होता था, जो फटा पुराना होता था, लेकिन अब सिर्फ कपड़ा के लिए प्रयोग करते हैं, अब चिथड़े फटड़े के लिए नहीं करते, इसलिए इसको अर्थ का उत्कर्ष हो गया। पहले गवेषणा, सिर्फ गाय ढूंढने जाओ तभी कहते थे गवेषणा, लेकिन अब क्या हुआ कि हम किसी भी अनुसंधान, किसी की खोज करना है ना, उसको भी गवेषणा कह दिए थे, अर्थोत्कर्ष हो गया। इसी प्रकार गोष्ठी का भी ले लीजिए, गोष्ठी पहले जब गौशाला जब गाय बांधी जाती थी उसको कहते थे, अब अर्थ इसका उत्कर्ष हो गया, अब जो विद्वानों, सभ्यों, पढ़े लिखों की सभा को हम गोष्ठी कह देते हैं। सभ्य, सभ्य का भी अर्थ उत्कर्ष हो गया, है ना, पहले यह सभा में सिर्फ बैठने वालों के लिए था, चाहे मूर्ख है क्यों न हो, मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हम सभ्य कह देते थे जो सभा में बैठा हो, लेकिन आज हम उसको सभ्य नहीं बोलेंगे, मूर्ख को, उसी को बोलेंगे जो कि सुसंस्कृत हो, जो सुसंस्कृत हो, तो इसके भी अर्थ का उत्कर्ष हो गया, है ना। इसमें से देखिए मुग्ध पूछा है ना, मुग्ध पूछा है, हम लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक। अब अर्थापकर्ष हुआ, कुछ कुछ का जब अर्थ परिवर्तन हुआ तो उसका निम्न में अर्थ का अपकर्ष हो गया। जैसे असुर, असुर को लीजिए, पहले असुर माने देवता था, अब राक्षस हो गया, अपकर्ष हुआ। शौच पहले पवित्र को कहते थे, अब हम जो नित्य क्रिया शुभ करने जाते हैं उसको कहने लगे, अपकर्ष हुआ। देवानाम प्रिय, पहले विद्वान मतलब देवताओं का प्रिय था, अब मूर्ख हो गया, अपकर्ष हुआ। घृणा पहले हम दया के लिए भी प्रयोग करते थे, अब जो है हम घृणित कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, अपकर्ष हुआ। महाराज पहले महाराजा के लिए प्रयोग करते थे, अब रसोइया के लिए करने लगे, अपकर्ष हुआ। भद्र पहले हम कल्याण, जो भद्र पुरुष होता था उसको हम कहते थे, है ना, और अब जो है यह भद्र सुशील अर्थ में होने वाली भद्दा, गंदा, बुरा, इस अर्थ में होने लगा, तो अर्थ का अपकर्ष हुआ। तो मित्रों इसमें से ये मैंने मुख्य उदाहरण लिखे हैं, यद्यपि पुस्तकों में और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे पंकज का है, अब इस पंकज में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे पंकज में है तो अम्बुज, सरसीज, नीरज, है ना, सब इसमें आ जाएंगे, जो पंकज के पर्यावाची हैं, जल में उत्पन्न होने वाले, उन सब का भी अर्थ संकोच हो गया है कमल में ही, है ना। तो और भी उदाहरण दिए हैं, लेकिन मैंने जो मुख्य मुख्य परीक्षाओं में जो पूछा जा चुका है, जो संभावनाएं बनती हैं, उसी को मैंने रखा है, ठीक है मित्रों। और यही देख करके पूछेगा कि यह अर्थ संकोच है, पंकज का अर्थ संकोच है कि अर्थ विस्तार है कि अर्थादेश है ना, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब अर्थ परिवर्तन के कुछ कारण भी है, तो उससे मित्रों परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी परीक्षा में, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है। यही हम लोगों की तरह भाषा विज्ञान का सिलेबस है जो कि आज हम लोग पूरा कर लिए। अगर मित्रों इसको आप लोगों ने अगर अध्ययन कर लिया है तो हम नहीं समझते हैं कि परीक्षा में कभी भी गलत कर सकते हैं आप लोग, ठीक है मित्रों। नमो नमः मित्रों, नमो नमः।
उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रवक्ता का परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है और इस परीक्षा में भाषा विज्ञान भी सिलेबस में रखा हुआ है और इस भाषा विज्ञान को आज हम लोग बहुत ही कम समय में पूरा जितना सिलेबस में रखा हुआ है उसको अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या इसमें रखा हुआ है। तो देखिए सिलेबस में 3 ही टॉपिक हम लोगों को मिलता है जो यहाँ पर लगा हुआ है। पहला है भाषा की उत्पत्ति और विकास, दूसरा है ध्वनि परिवर्तन और तीसरा है अर्थ परिवर्तन। तो हम लोग तीनों जो है इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। और इन तीनों को हम लोग जो परीक्षा में प्रश्न पूछ चुके हैं और जो परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न बनते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भाषा की उत्पत्ति से। पहला जो भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत देख लेते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस पे मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन इसके बाद भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक बहुत ही विकट समस्या है या बहुत ही कहने की गूढ़ प्रश्न है जिसके बारे में पता लगाना। लेकिन फिर भी उस भाषा की उत्पत्ति के लिए बहुत से विद्वानों ने अपना सिद्धांत मत दिया है और यही इसको हमने एक शॉर्ट तरीके से हमने ये बनाया है। और यह भाषा का सिद्धांत हम लोगों को 11 मिलता है ना। और एक जो 12वां सिद्धांत मिलता है वह है प्रतिभा का सिद्धांत भर्तृहरि का। तो इस 12वें सिद्धांत पर हम लोग दृष्टि डालेंगे और यही 12वां सिद्धांत मित्रों परीक्षा में मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस 12वें सिद्धांत में से एक या 2 प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। और यह जो भी हमने चार्ट तैयार किया है, जो भी हम बताएंगे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार ये बातों को हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। उसमें जो पहला सिद्धांत इन्होंने दिया है द्वितीयोत्पत्ति का सिद्धांत की, और इसके जो देखिए इस चार्ट में मैंने क्रम संख्या रख दिया है, फिर वो सिद्धांत के नाम है, फिर उस सिद्धांत के जो प्रवर्तक या समर्थक है उनका नाम है, फिर सिद्धांत कौन किन किन नामों से जाना जाता है, उपनाम क्या है, मैंने इसको रखा है। तो पहला जो सिद्धांत है द्वितीयोत्पत्ति का सिद्धांत। यह द्वितीयोत्पत्ति का सिद्धांत कहता क्या है, पहले उसको समझते हैं। यह कहता यह है कि जैसे ईश्वर के द्वारा वेदों की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से ईश्वर ने ही भाषा की भी उत्पत्ति की है। यह एक लाइन में समझ लीजिए, ठीक। अब इसके जो समर्थक है, प्रवर्तक नहीं, समर्थक है सुस्मिल्स, जो कि जर्मन विद्वान थे, या सुस्मिल्स इसके समर्थक हैं। और मित्रों यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूछेगा भी तो हो सकता है, ठीक। और इसका कोई उपनाम नहीं है, ठीक है। इससे परीक्षा में 2 प्रश्न बनेंगे आप लोगों को। एक तो यह हो गया कि द्वितीयोत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक कौन है, दूसरा यह हो गया कि जो है कि ईश्वर का ये सबसे प्राचीन उत्पत्ति का सिद्धांत कौन है। तो हम लोगों को यह भी याद रख लेना है कि जो द्वितीयोत्पत्ति का सिद्धांत है यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। जो भी हम लोग 11 और 12 यूं काले टोटल 12 सिद्धांत आज पढ़ेंगे उसमें से सबसे प्राचीन सिद्धांत यह है। तो यह भी परीक्षा का प्रश्न हुआ कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है, द्वितीयोत्पत्ति का सिद्धांत, और इसके समर्थक सुस्मिल्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है बारी संकेत का सिद्धांत। इस संकेत के सिद्धांत को अब पहले हम लोग क्या समझते हैं कि संकेत का सिद्धांत क्या कहता है। तो कहने देखिए जैसे पहले जब मानव था तो वह संकेत की इशारों में अपना बातचीत भाषा का प्रयोग करता था, सिर हिला करके, हाथ से, या भूख लगी तो ऐसे, इस प्रकार से वह इशारे में अपनी आवश्यकताओं का दैनिक व्यवहारों को पूर्ण करता था। लेकिन उनको इसमें समस्या होने लगी और जब समस्या होने लगी तो इन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में इन्होंने डिसाइड किया, फैसला लिया, निर्णय किया कि इसमें इस व्यक्ति इस वस्तु को क्या कहना है, इसको जल कहना है, इसको अन्न कहना है ना, इसको वृक्ष कहना है। उन लोगों ने यह फैसला किया, ठीक। इसलिए इसको सामाजिक समझौता का भी सिद्धांत कहते हैं मित्रों, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसे कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा द्वितीयोत्पत्ति, संकेत, ध्वनि अनुक्रम, ठीक है। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत संकेत के सिद्धांत को कहते हैं और इसका उपनाम भी क्या है, निर्णयवाद भी कहते हैं इसको, निर्णयवाद भी। क्योंकि सभा में लोगों ने निर्णय लिया था यार संकेत से तो काम चल नहीं रहा है, कुछ इसका नाम भी रख देना चाहिए, तो इसका कुछ लोगों ने निर्णय लिया, इसलिए इसको निर्णयवाद या निर्णय सिद्धांत या स्वीकारवाद भी कहते हैं। तो हम लोगों को उपनाम भी याद रखने होंगे, इसको स्वीकारवाद भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अच्छा इसमें कुछ बुराइयां भी हैं कि अब इसमें, अच्छा इसके जो प्रवर्तक हैं वह है रूसो, इस सिद्धांत के प्रवर्तक रूसो हैं। तो यह हमारा 1, 2, 3 तो समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रवक्ता की परीक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल इसको याद कर लेना है। और अच्छा एक इसमें अब कमियां क्या हुई, आलोचना क्या हुई, अब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। जब बस संकेत से ही काम चलता था तो उन लोगों ने सभा को बुलाई कैसे, है ना। और फिर जब कोई भाषा थी ही नहीं तो कैसे किसी वस्तु का उन लोगों ने नाम रखा कि इसको हम जल कहेंगे, इसको नदी कहेंगे, कैसे रखा। तो इस प्रकार से कई इसमें कमियां थी, है ना, ठीक। अब आता है तीसरा सिद्धांत, रण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो मूल जो प्रवर्तक थे प्लेटो थे, है ना। इस सिद्धांत के रण सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे और इसको आगे बढ़ाने का काम किया था हेस ने, है ना। इसको आगे बढ़ाने का काम किया था हेस ने और इसको व्यवस्थित रूप दिया मैक्स मूलर ने, यानी थोड़ा सा अस्त व्यस्त था। तो इस रण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया मैक्स मूलर ने और यह दोनों प्रश्न मित्रों पूछा है। यह तो महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी हमने सोचा इसको लिख लेते हैं, शायद दोनों इस बार यही पूछ ले। तो लेकिन यह मूल प्रवर्तक ये भी महत्वपूर्ण है और रण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप किसने दिया था, मैक्स मूलर ने। अब ये सिद्धांत कैसे काम करता है, इस सिद्धांत के लिए कहते हैं लोग कि जैसे कि कोई धातु होती है उससे रगड़ने पर, पीटने पर जो आवाज उत्पन्न होती है उसी से जो है कि इस भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि नदी है, नदी में जब पानी गिरता है पत्थरों पर टकराता है तो नद नद कलकल की आवाज आती है, तो उस नद नद की आवाज से इन लोगों ने इसका नाम रख दिया नदी। उसी प्रकार से पर्वत का, अश्व का, इस प्रकार से लोगों ने नाम रखा। तो यह रण का सिद्धांत है। अब इसको देखिए और उपनाम क्या कहते हैं, धातु सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कह रहे कि धातुओं को जैसे टिन्ना होता है, लगता है टन आवाज आती है, टन तो उसको रख दिया टीना, है ना। तो इस प्रकार से धातु से धातुओं के रगड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको धातु सिद्धांत भी कहते हैं। और अनुकरण सिद्धांत भी इसको कहते हैं, है ना। अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं और अनुरण मूलकतावाद भी कहते हैं, अनुरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और इसको डिंग डांगवाद भी कहते हैं। डिंग डांगवाद इसलिए कहते हैं जब घंटा होता है हम बजाते हैं, लगता है तो डिंग डोंग आवाज करता है, इसलिए इस सिद्धांत को डिंग डांगवाद भी कहते हैं। यह प्रश्न मित्रों परीक्षा में पूछा है और यह धातु सिद्धांत भी पूछा है, यह भी। तो यह दोनों बाकी तो नहीं, लेकिन यह डिंग डांगवाद के सिद्धांत को कहते हैं रण को, धातु सिद्धांत यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं रण को। तो यह एक डिंग डांगवाद, एक मूल प्रवर्तक जो है प्लेटो, एक व्यवस्थित रूप किसने दिया, मैक्स मूलर। यह इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रवक्ता में पूछा जा सकता है, ठीक। अब ध्वन्यानुकरण की बात करते हैं। ध्वन्यानुकरण का सिद्धांत इसमें कोई मिलता ही नहीं है, जब नहीं मिलता है याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब इसको और क्या कहते हैं, लेकिन ध्वन्यानुकरण का सिद्धांत है क्या, इसको समझते हैं पहले। कहते हैं कि अनुकरण का सिद्धांत, जिसको कि आज के डेट में इको बोलते हैं, इको, है ना। जैसे एक बार हम बोलते हैं हेलो 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 हेलो, ऐसी आवाज आती है ना, इको।
तो कह रहे हैं कि जब हम अनुकरण का यानी जब हम कोई बोलते हैं तो उससे जो आवाज आती है, जो अनुकरण करके सीखते हैं, उसी को हम ध्वनि के अनुकरण को ही इसलिए हम ध्वन्यानुकरण कहते हैं। यानी ध्वनि के अनुकरण से भाषा की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको ध्वन्यानुकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इस और इसका उपनाम क्या हो गया? अनुकरण सिद्धांत। देखिएगा दो बात है, अनुकरण और अनुकरण, है ना। और अनुकरण मूलकतावाद, अब यहाँ पर अनुकरण मूलकतावाद है, तो यह चीजें याद रहे। यद्यपि यह पूछा नहीं है कभी, लेकिन हो सकता है। हाँ, या भोभोवाद भी कहते हैं और वाव वाव सिद्धांत भी कहते हैं। ये पूछा है, भोभोवाद की सिद्धांत को कहते हैं, वाव वाव भी कहते हैं, है ना। यह भी दोनों पूछा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको यह कहने वाले ये जो भोभोवाद वाव वाव है, भोभोवाद जो है यह मनोरंजन के लिए रखा गया है ना। इसको जो है मनोरंजन की दृष्टि से कह दिया गया भोभोवाद है। जैसे कुत्ता भाव भाव नहीं करता, वाव वाव वाव, है ना। तो कह रहे उसी वाव वाव यानी कि जो इको आया, जो अनुकरण हुआ, उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको भोभोवाद भी कहते हैं और वाव वाव सिद्धांत भी कहते हैं। और शब्दानुकरण, तो शब्दों का अनुकरण से ही कह रहा है कि भाषा की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको हम शब्दानुकरणवाद भी कहते हैं। तो मित्रों, यह भी सिद्धांत बिल्कुल आपका गलत है ना, यानी कि पूरा खरा उतरता नहीं है पूरे भाषा की उत्पत्ति में। अब हम लोग अब आगे देखेंगे, आगे मैं और लिस्ट लिख लेता हूं, तब फिर आगे इसकी चर्चा अब करते हैं। फिर अब अगला जो है मित्रों, वह है पांचवा सिद्धांत, आवेग का सिद्धांत। इसके भी समर्थक या प्रवर्तक किसी का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? पुहवाद भी कहते हैं, मूलकतावाद भी कहते हैं, मनोभावाभिव्यंजकतावाद भी कहते हैं, और इसको और भी कुछ नाम है इसके, जैसे मनोराग व्यंजक शब्द भी कहते हैं, है ना। तो अब लेकिन यह आवेग क्या है, यह कैसे उत्पत्ति हुई? तो कहते हैं जैसे हम क्रोध में, खुशी में, आवेग में आकर के जैसे अहो आहा इस प्रकार के शब्द नहीं निकलते हैं। जैसे मान लेते कोई शुभ समाचार मिला, कोई खुशी बात हुई, आहा, तो इस प्रकार से आवेग में जो मानव से निकले शब्द, उसी शब्दों से ही धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति हुई। ऐसा यह आवेग का सिद्धांत कहता है। इसलिए इसको पुहवाद भी कहते हैं और मनोभावाभिव्यंजकतावाद भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपने क्रोध होने पर आंखें दिखा करके गुर्राना, इस प्रकार से करने पर जो शब्द निकलते हैं, तो इसलिए इसको मनोभावाभिव्यंजकतावाद भी कहते हैं, आवेग को। ठीक, अब अगला है देखिए श्रम ध्वनि। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है न्वारे हैं, इस सिद्धांत के प्रवर्तक न्वारे हैं। इनका कहना यह है कि जब व्यक्ति मेहनत करता है, तो जैसे धोबी जब कहता है छियो हियो, जब कपड़ा पीटते वक्त कहता है, या फिर जो मजदूर है कोई फावड़ा मारता था इस तरीके की आवाज निकालता है, तो श्रम करते थे जब पहले के व्यक्ति, तो श्रम करने से जो ये सब शब्द निकले, इन्हीं शब्दों से धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा इनका न्वारे का कथन था। लेकिन यह परीक्षा का भी प्रश्न है, या नोट कर लीजिएगा, सबसे निकृष्ट कोटि का, यानी सबसे निम्न सिद्धांत कौन है निकृष्ट कोटि का? तो यही श्रम ध्वनि का सिद्धांत है, सबसे निम्न कोटि का। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके उपनाम और कौन है? समापहार मूलक मूलकतावाद और यो हे हो वाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है कि जब हम परिश्रम करते थे हे हो इत्यादि की जो आवाज निकलती है, इसलिए इसको यो हे हो वाद भी कहते हैं। ठीक है, और अब आगे चलते हैं हम लोग इंगित के सिद्धांत पर चलते हैं। इंगित के सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर राय हैं। या डॉक्टर राय क्या कहते हैं? इनका कहना है कि जो जब हमें भूख लगती है, चाहे प्यास लगती है, तो जो हमें ऐसे पाक करते हैं, तो इससे जो शब्द निकलते हैं, उन्हीं से धीरे धीरे भाषाओं की उत्पत्ति हुई। जैसे कि पीने के समय सर या शरब, जब पीते हैं इस तरीके से, तो सर या शरब की आवाज निकलती है, तो उससे शरबत जैसा शब्द बना। इसी प्रकार से धीरे धीरे से भाषा की उत्पत्ति हुई। या डॉक्टर राय का कथन है, अरे सिद्धांत है। तो इससे जब भी पूछेगा तो इंगित सिद्धांत के भाषा की उत्पत्ति में इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर राय है। और संपर्क का सिद्धांत जी रेवेज, प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक भी थे जी रेवेज। यह कह रहे हैं संपर्क के सिद्धांत में कि संपर्क यानी मानव जो है सामाजिक आदमी है, तो एक दूसरे के संपर्क में हमेशा रहता था। तो संपर्क में रहने लगा तो उसको भूख लगी, तो जब भूख लगी तो धीरे धीरे उसको व्यक्त करने के लिए उसने एक दूसरे से कुछ इशारा करके फिर उसने जो है कि भाषा की उत्पत्ति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये संपर्क का सिद्धांत। खैर हमारा परीक्षा का प्रश्न नहीं है, परीक्षा का प्रश्न सिर्फ इतना ही है, संपर्क का सिद्धांत जी रेवेज का है। अगला संगीत का सिद्धांत। संगीत का सिद्धांत ये देखिए, जो डार्विन है और स्पेंसर है ना, ये इनको इस सिद्धांत को मानते हैं, प्रवर्तक का समर्थक नहीं है, यानी समर्थक है एक प्रकार से, प्रवर्तक नहीं है, समर्थक इनका समर्थन करते हैं, मानते हैं, है ना। डार्विन, स्पेंसर और एक है स्पर्सन भी मानते हैं इसको, है ना। इनका कहना यह है कि संगीत जो है जैसे हम गुनगुनाते हैं इस तरीके से ला 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 इस प्रकार से गुनगुनाते हैं जब कोई भी धुन, तो इस संगीत को गुनगुनाने से ही भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा की हमारी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको संगीत का सिद्धांत कहते हैं। और यह मित्रों परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेम का सिद्धांत किसको कहते हैं? तो प्रेम का सिद्धांत संगीत के सिद्धांत को कहते हैं, एकदम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है यह। अगला है प्रतीक का सिद्धांत। इस प्रतीक के सिद्धांत का कोई जो है हमें ये समर्थक या सिद्ध उपनाम हमें कोई नहीं मिलता है, इसको छोड़ भी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। समन्वय का सिद्धांत। इस समन्वय का सिद्धांत देखिए, यह वेरी महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। समन्वय का सिद्धांत क्या है? तो कह रहे हैं इसके प्रवर्तक हेनरी स्वीट है, इसके प्रवर्तक हेनरी स्वीट है। और इन्होंने अब अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया, जैसा नाम वैसा काम, यानी इन सबको मिला करके कहा कि भाषा की उत्पत्ति हुई। इसमें से इन्होंने कुछ को लिया और कहा कि इन सबों से ही भाषा की उत्पत्ति हुई, कोई इसमें से एक कारण को नहीं बताया, इसलिए मतलब सबको स्वीकार, यानी कि जो सबको स्वीकार है वह यही सिद्धांत है। तो यह अगर पूछा जाए कि निर्विरोध पूरा कौन सा सिद्धांत है जिसका किसी ने विरोध नहीं किया था, है ना, निर्विरोध जिसका किसी ने विरोध नहीं किया था, तो वह है समन्वय का सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी स्वीट। बिल्कुल इसे हम लोगों को याद रख लेना है। ठीक, ये हमारे हो गए 11 सिद्धांत। अब जो इसका जो 12वां सिद्धांत है मित्रों, उसको भी हम लोग सिर्फ जानेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, प्रतिभा का सिद्धांत, है ना, प्रतिभा का सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक कौन है? भर्तृहरि, है ना। बस यही हमारे लिए काम की चीज है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना हमको, यही परीक्षा में पूछेगा भी तो इतना ही। अच्छा, एक और भी परीक्षा में जो पीजीटी के परीक्षा में पूछा है, उसकी चर्चा हम करना हम भूल गए, जो कि चौथे नंबर पर हम लोग तीसरे नंबर पर जो पढ़े थे, रण का सिद्धांत, ये हम थोड़ा सा भूल गए वहां पर बताना। तीसरे नंबर पर जो पढ़े थे रण का सिद्धांत, इस सिद्धांत को बढ़ाया किसे, व्यवस्थित रूप किसने दिया था? मैक्स मूलर ने, यही बातें हुई थी। तो लेकिन इन्होंने आगे चल के जब इस सिद्धांत में बहुत ढेर सारी कमियां निकलने लगी थी, तो मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को छोड़ दिया था, फिर बाद में इसका समर्थन करना, इसको मानना छोड़ दिया था। तो यह परीक्षा में पूछा गया है कि मैक्स मूलर ने किस सिद्धांत को छोड़ दिया था, किस सिद्धांत को छोड़ दिया था? तो रण के सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया था, व्यवस्थित रूप दिया था, उसी को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है मित्रों, अब यह हम लोगों की भाषा की उत्पत्ति का। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, ध्वनि परिवर्तन पर चलते हैं। अब मित्रों हम लोग जो दूसरा था उसका सिलेबस में ध्वनि परिवर्तन, अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिए पहले ध्वनि परिवर्तन के कारण,
देखिए जैसे परिवर्तन तो आप लोग जानते होंगे कि संसार का नियम है, परिवर्तन होना है। तो भाषा थी, जो भाषाओं में जो ध्वनियां थी, उन ध्वनियों में भी यथा समय आने पर उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा है। लेकिन वह परिवर्तन के क्या कारण थे, कौन कौन से कारण से परिवर्तन हुआ, इसको सर्वप्रथम भाषा शास्त्रियों ने दो भागों में बांटा। पहला अभ्यंतर कारण, दूसरा बाह्य कारण। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यंतर कारण को जानेंगे, देखेंगे कौन कौन से अभ्यंतर कारण के अंतर्गत आते हैं, फिर बाह्य कारण के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो अभ्यंतर कारण में सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रयत्न लाघव या मुख सुख। पहला देखते हैं मित्रों, यह ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखेगा। ठीक है, और इसके बाद जान लीजिए लोग, ध्वनि परिवर्तन के कारण के बाद ध्वनि परिवर्तन का नियम, ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, इन तीनों के बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम बताएंगे, कैसे ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम काम करता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रयत्न लाघव या मुख सुख को पढ़ते हैं। तो प्रयत्न लाघव का मतलब जो हमको प्रयत्न करना है उसको हम लाग जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और मुख सुख यानी प्रमुख के सुख के लिए, जैसे सत्य, सत्य को सच कहा जाने लगा, है ना, सत्य को सच कहा जाने लगा। कर्म को काम कहा जाने लगा, है ना, काम। प्रचार को प्रचार, यानी हमको मुख का सुख चाहिए बोलने में, प्रचार। थोड़ा सा मुख को हमको भार देना, इससे ज्यादा काम लेना पड़ रहा है, प्रचार। इसको क्या कह दिया लोग, प्रचार। इसको क्या कह दिया लोगों ने कि प्रचार। उसी प्रकार से ब्राह्मण को ब्राह्मण, है ना। इस प्रकार से जो है कि कई इन लोगों ने अपने प्रयत्न लाघव और मुख सुख, यह दोनों, ये लघुकरण की प्रवृत्ति से थोड़ा सा हट करके है, लेकिन इतना यह महत्वपूर्ण ध्वनि परिवर्तन का। मित्रों परीक्षा में से प्रश्न पूछेगा कि ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण कौन है, ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग प्रयत्न लाघव या मुख सुख लगाइएगा, क्योंकि यही लगभग सभी में विद्यमान रहता है, मूल रूप में यही कारण होता है ना। वो आगे हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो यह प्रयत्न को, जैसे सत्य, सत्य को हमको जो प्रयत्न करना था उसको लांग दिए, है ना, सच बोल दिए। या जो प्रयत्न करना था प्रचार, उसको लांग करके मुख या फिर मुख के सुख के हम प्रचार बोल दिए, तो प्रचार जो था वो प्रचार हो गया, तो ध्वनि परिवर्तन हो गई। अब लघुकरण की प्रवृत्ति के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हुई। जैसे देवदत्ता को लोग क्या कह देते हैं, देवा या दत्ता, है ना, देवा या दत्ता। सत्यभामा है तो सब क्या कह देंगे, है ना। ये लघुकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है, इससे भी ध्वनि परिवर्तन हो गई। जैसे ओझा को झा में परिवर्तन हो गया। अब अनुकरण की अपूर्णता, अब अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हुआ। जैसे बच्चा होता है, कहने में अनुकरण नहीं कर पाता है, पूरा कर ही नहीं पाता है, इस जगह को राम को लाम कह देता है, इंस्पेक्टर को सिपक्टर कह देता है, अनुकरण नहीं कर पाता है, अपूर्ण रह जाता है, जिसके कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जाती है। अगला है अशिक्षा। अशिक्षा यानी जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसके कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। गार्ड को गार्ड कह देते हैं। मास्टर साहब को आप लोग देखे होंगे, जो अनपढ़ टाइप के होते हैं, शिक्षित होते हैं, मास्टर साहब बोलते हैं, मास्टर साहब, है ना। तो वो अशिक्षा के कारण मास्टर साहब मास्टर साहब में अपरिवर्तित हो गए, तो इसके कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो गया शिक्षा के कारण। अगला कारण है शीघ्र भाषा। जो लोग शीघ्र बोलना चाहते हैं, जैसे लाल मणि दादा को लल्ला कह देते हैं, है ना, लाल मणि दादा को लल्ला। ठीक, और इसी प्रकार से भ्रातृ जाया को भौजी कह देते हैं। तो ये हमारा शीघ्र भाषा, जब हम शीघ्र बोलना चाहते हैं तो उसको छोटे रूप में बोल देते हैं, जिसके कारण से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अगला है भावावेश। जब हम भावावेश मतलब जब हम क्रोध में होते हैं या फिर प्रेम में होते हैं, तो राम होता है तो प्रेम को हम रामो कह देते हैं, तो राम से रामो हो गया, वो और का वो हो गया, ध्वनि परिवर्तन हो गया। लालचंद्र को हम लल्लू कह देते हैं, यहाँ पर भी ध्वनि परिवर्तन हो गया। ये ध्वनि परिवर्तन है। इसके बाद आगे और भी है, एक काव्यात्मकता, है ना। आगे और भी देख लेते हैं, अभ्यंतर कारण नहीं है, बस एक दो। उसके बाद वाह्य कारण, वाह्य कारण के बाद हम लोग ग्रीम नियम इत्यादि को देखेंगे, क्योंकि वह भी परीक्षा में पूछता है। ठीक, अब जैसे काव्यात्मकता, अगला है, कौन से नंबर पर है, ये 7वां। अब यह क्या है, देखिए लोग कहते हैं अपि मासम मसम कुर्यात, यानी आप जो है कि मासम को आप मसम कर सकते हैं, लेकिन छंदो भंगम न करे, लेकिन छंद का भंग नहीं करना चाहिए। यानी कि आप मासम को छंद में चाहे तो मसम लिख लें, लेकिन छंद को भंग नहीं करना है। आवश्यकता पड़ जाए तो मासम को मसम कर दो। इसीलिए जो देखेंगे जब हम लोग हिंदी में देखते हैं, है ना, कबीर, कबीर का क्या हो गया, कबीरा। कबीर का क्या हो गया, कबीरा। नदी का क्या हो गया, नदिया, है ना, नदिया। तो ये सब क्या है, या की मात्रा लगा दिए, आ की मात्रा लगा दिए, यह सब क्या है, सबसे ज्यादा ध्वनि परिवर्तन तो इन लोगों ने कर दिया हिंदी में जो ये सब रचनाएं हुई। तो ये छंद भंग न होने के कारण काव्यात्मकता की दृष्टि से भी यह ध्वनि परिवर्तन हुआ। अगला है बलाघात। बलाघात 8वां, बलाघात। इस बलाघात के कारण भी मित्रों ध्वनि का अपरिवर्तन हुआ। जैसे अभ्यंतर, जब हम अभ्यंतर कहते हैं तो क्या होता है बलाघात में, जब किसी विशेष ध्वनि पर हम विशेष जोड़ देते हैं तो बाकी ध्वनियां उसके आगे दब जाती हैं। जैसे अभ्यंतर, अभ्यंतर हमने कह दिया तो यह जो है इसके आगे और दब गया, तो क्या हो जाता है, भीतर। तो बलाघात के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अब आगे है कृत्रिमता। कृत्रिमता, है ना, कृत्रिमता में क्या है कि हम बना करके हम बोलते हैं, है ना। जैसे कि भाइयों को हम कहते हैं, है ना, ब्रो आजकल के चला है, उदाहरण का स्वरूप सबसे सटीक उदाहरण ब्रो। हम बनावटी रूप में भाई क्या बोलते हैं, ब्रो, है ना, बहन को बहनों, है ना। तो इस प्रकार की कृत्रिमता जो प्रकार से हम एक्टिंग कर देते हैं, नकल कर देते हैं, उसमें अब देखिएगा धीरे धीरे ब्रो माने अब ब्रदर हो जाएगा, भाई हो जाएगा, है ना। तो ये कृत्रिमता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अब जो है जो 10वां है यह भ्रामक। भ्रामक की व्युत्पत्ति, ठीक, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये हम लोगों को ध्वनि के अभ्यंतर कारण में ये 10 कारण मिलते हैं, जिसके कारण की ध्वनि परिवर्तन होता है। और इन 10 में जो हम लोगों ने पहला पढ़ा, प्रयत्न लाघव या मुख सुख, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं वाह्य कारण। अब वाह्य कारण कितने प्रकार का होता है, बस ये तो संक्षिप्त रूप में बस थोड़े समय हम लोग जान लेंगे कि वाह्य कारण किसको कहते हैं। पहला भौगोलिक। अब देखिए भौगोलिक कारण है, इसमें से कई जगह देखिए एरिया चेंज होने के बाद उसमें ध्वनियों में भी चेंज हो जाता है। जैसे सिंधु को फारसी में उधर जाएंगे तो हिंदू कहते हैं, सिंधु को हिंदू कहते हैं। और जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे तो श को श बोलते हैं, यानी जो समाचार होता है उनको वो लोग समाचार बोलते हैं, है ना। तो ये भौगोलिक कारण भी जो है होता है ध्वनि परिवर्तन के एक कारण में, जो वह कारण के अंतर्गत आता है ना। अब इसी के अंतर्गत देखिए सामाजिक, है ना, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं जो कि भाषा ध्वनि परिवर्तन के कारण होती है ना। इसको सिर्फ हम लिख देते हैं, ठीक। काल प्रभाव बस आप लोग जानते हैं, ये उतने महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए सिर्फ इसको लिख करके जल्दी से निकल लेते हैं, है ना। लिपि दोष, क्योंकि अभी ग्रीम नियम ग्रासमान नियम समझना है उसको, है ना। और फिर है सदृशता, इस प्रकार से है। यह सब हमारे उपाय
ये कारण है। ठीक है मित्रों, ये हम लोगों का भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक काल प्रभाव लिपि दोष में। ठीक, तो ये ध्वनि परिवर्तन के कारण हो गया दोनों। तो इसमें से इधर कुछ परीक्षा का प्रश्न नहीं है, न कभी पूछा उस प्रकार से। हाँ, प्रयत्न, लाघव, मुख, सुख का जरूर पूछा है, उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछा है मित्रों, ध्वनि परिवर्तन का नियम 3, ग्रीन नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, इन तीनों नियमों को आइए मैं बिल्कुल सहज सरल तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम साफ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तब बताते हैं। मित्रों, हम लोग ग्रीन नियम, वार्नर नियम और ग्रासमान नियम के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ध्वनि परिवर्तन हुआ, यह नियम क्या थे, इसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। देखिए, जो ध्वनि परिवर्तन के जो नियम हुए हैं, यह नियम जो है कि सभी भाषाओं पर लागू नहीं होते। यह सिर्फ जिस भाषा से जिस भाषा में परिवर्तन हुआ उसमें कहा जाएगा, या सिर्फ उसी में लागू होगा। दूसरी बात है, यह नियम किसी काल विशेष में ही लागू होता है। यह नियम किसी विशेष ध्वनि पर ही लागू होता है, सभी ध्वनियों पर भी यह लागू नहीं होता है कि इस भाषा की ये ध्वनियां सभी अगले भाषा में जाकर के बदल जाती, ऐसा भी नहीं है ना। तो अब सिर्फ जिस ध्वनि को कहा जाएगा वही ध्वनि उसी भाषा में जाकर के चेंज होगी, सभी भाषाओं में जाकर के चेंज नहीं होगी। तो इस शर्तों के अनुसार पर इतनी कैटेगरी छांट करके तब देखा गया कि यह इस प्रकार का नियम है जो कि इस भाषा से उस भाषा में जाने पर इस नियम से परिवर्तन होता है। अब ग्रीन नियम है। अब इन्होंने, देखिए, ये इनका नाम है प्रोफेसर याकूब ग्रीन, प्रोफेसर याकूब ग्रीन। इन्होंने इस नियम को बनाया और बाद में चल करके मैक्स मूलर ने इसको ग्रीन नाम दिया, इसको ग्रीन नियम का नाम दिया। इन्होंने एक प्रथम वर्ड, या देखिए मित्रों, अब हम सारे यह टोटल परीक्षा का महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कहते हैं कि एक तो है इनका प्रथम वर्ण परिवर्तन। ठीक, यह किन भाषाओं से किन भाषाओं के बीच में हुआ। एक प्रथम वर्ण था, एक इनका था द्वितीय वर्ण परिवर्तन। ठीक है ना, तो पहले हम लोग प्रथम वर्ण ये परिवर्तन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत है ना, कोई भी ध्वनिया जो मूल जो ध्वनिया है वह संस्कृत है ना, ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाओं में सुरक्षित है। ठीक, तो ये संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं से, अब इन भाषाओं से परिवर्तन किसमें होता है ना, गाथिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी। ठीक, और डच इत्यादि, डच भी लिख लेते हैं। अब देखिए, जो इन्होंने प्रथम वर्ण परिवर्तन का नियम दिया है वो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन इन भाषाओं से गाथिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी, डच इत्यादि में परिवर्तन देखा गया। वह नियम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन इन भाषाओं में और इन भाषाओं में लागू होगा, दूसरी जगह लागू नहीं होगा। और देखिए कैसे परिवर्तन होगा, हम उदाहरण दे करके भी सिद्ध करेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब जो द्वितीय वर्ण परिवर्तन है यह अंग्रेजी और उच्च जर्मन में हुआ ना, यह सिर्फ अंग्रेजी, दो ही भाषा में होता है, अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी से जो उच्च जर्मन में क्या हुआ यह। ठीक है मित्रों, अब यह देखिए परीक्षा का प्रश्न है और यह बहुत ही बार पूछ चुका है कई परीक्षाओं में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय वर्ण परिवर्तन, ग्रीन का द्वितीय वर्ण परिवर्तन किन किन भाषाओं के बीच में है, तो अंग्रेजी और उच्च जर्मन के बीच में हुआ है। प्रथम वर्ण परिवर्तन किन भाषाओं के बीच में हुआ है, तो संस्कृत, अंग्रेजी के बीच में हुआ है। इस प्रकार से संस्कृत, निम्न जर्मन के बीच में हुआ। ऑप्शन जैसा देखिएगा वैसा आप कीजिएगा, है ना। लेकिन यह वाला तो प्रश्न पूछा है, यह भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अब प्रथम वर्ण परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको देखेंगे, फिर द्वितीय वर्ण परिवर्तन कैसे हो रहा है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अब आइए प्रथम वर्ण परिवर्तन को देखते हैं। उसके लिए इन्होंने एक त्रिभुज खींच करके बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज पर इन्होंने समझाया है कि यहाँ क त प यह ध्वनियां कैसी है, अल्पप्राण है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, अल्पप्राण है ना। यह क त प यहाँ आकर के एक का दो हो जाता है, यानी कि ख पहले, इस ख को इन्होंने ह भी माना है, ख या ह, बात एक ही है, एक का दो हो जाता है, ख थ थ। आगे बातें समझ में, एक का दो, यानी जो यह पहला वर्ण था यहाँ पर आकर के परिवर्तन होकर के यह दूसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात महाप्राण हो जाता है। उदाहरण भी हम बताएंगे, सिद्ध करेंगे आप लोगों के मित्रों, बिल्कुल सटीक समझा करके हम रहेंगे। देखिएगा, अगर जिसको आज तक यह ग्रीन नियम नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसमें चौथा क्या है, अब यहीं से फिर देखिए, चौथा ले लीजिए, घ ध भ, यह हर वर्ण के चौथे अक्षर हैं। अब चार अक्षर का यहाँ पर तीन हो जाता है, ग द और ब, यह तीन हो जाते हैं, चार का तीन। अब इन तीन का क्या हो जाता है, एक। एक यहाँ का तप लिखा हुआ है, यानी यहाँ से ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे चलता है, फिर यहाँ से ऐसे चलता है। अब बातें समझ में आ गई, एक का दो। अब ऐसे हम लोग देख लेते हैं, एक का दो है ना, फिर कहते हैं कि चार का तीन और फिर तीन का एक। बस हमको इतना ही याद रखना है। अब बातें समझ में आ गई फिर से कि जो इसमें पहला वर्ण होता है यहाँ पर जाकर के दूसरा हो जाता है, और जो जो चौथा वर्ण रहता है वो जाकर के तीसरा हो जाता है, और तीसरा वर्ण जो होता है वो जाकर के पहला। एक का दो, चार का तीन, तीन का एक। अब इसका उदाहरण देखिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं संस्कृत से अंग्रेजी में वह कैसे हुआ है। ठीक है ना, संस्कृत से अंग्रेजी में कैसे हुआ है। ठीक, अब यहीं पर लिख करके हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ताकि यह आप लोगों को दिखता रहे। देखिए, संस्कृत में हम देखेंगे, संस्कृत में ये रहा संस्कृत और ये रहा अंग्रेजी। अब इस वहां पर जो हमने कहा था प्रथम वर्ण परिवर्तन संस्कृत से देखें अंग्रेजी में हो रहा है। संस्कृत में क्या होता है, कह माने कौन, है ना। अगर कह माने कौन देखेंगे तो यहाँ पर ये संस्कृत का क था, और यहाँ पर अंग्रेजी में जब आएंगे तो WHO, इसको मैं बल्कि बड़े अक्षर में, ठीक है, छोटे अक्षर में लिखा, हु क्या हो जाता है, हु। जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हु माने भी होता है कौन, और कह माने भी कौन। अब यहीं पर समझिएगा, इस एक क कैसा हो रहा है, एक। अब इस एक का दो हुआ कि नहीं, हमने पहले कहा कि ख को भी इन्होंने ह माना दूसरा वर्ण, तो क का ह, अर्थ एक ही देगा, कह माने भी कौन, हु माने भी कौन, लेकिन यहाँ पर एक का दो हो गया। बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार से अब देखिए, एक का दो और कैसे होता है, दूसरा उदाहरण इन्होंने अब ये देते हैं कि त्रि, है ना, त्रि माने क्या होता है मित्रों, तीन। अब त जो है हर पहला अक्षर है ना, या इसका उदाहरण बता रहे हैं, त या पहला अक्षर है। अब जब अंग्रेजी में जाता है तो अंग्रेजी में क्या हो जाता है, थ्री।
THR3 जब हम इसको 3 लिखेंगे तो देखिए यहाँ का त यहाँ का थ हो गया, देखिए त का थ, यानी एक अक्षर का दूसरा अक्षर हुआ कि नहीं हुआ। तो संस्कृत में जो पहला अक्षर था, जो पहली जो ध्वनि थी, वह अंग्रेजी में जाकर के दूसरा परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी देखते हैं, जैसे पितर है ना, हम पितर माने पिता होता है, पितर माने पिता, प का देख लेते हैं, पितर, पितर माने पिता, इसी को जब अंग्रेजी में जाते हैं तो क्या हो जाता है, फादर, फादर माने पिता, तो प का फ हो गया, एक का दो परिवर्तन हुआ ना। तो ये संस्कृत से अंग्रेजी में परिवर्तन को बता रहा है। अब बातें समझ में आ गई। ठीक, उसी प्रकार से हम 4 का 3 का 4 का 3 भी होता है, यह भी देख लेते हैं। ठीक, अब 4 के 3 वाला उदाहरण देखते हैं, वह कैसे देखिए हो रहा है। जैसे कि भ्रातर, भ का देख लेते हैं, आप लोगों को आसानी रहेगी। भ्रातर माने भाई, अब क्या हो जाएगा, भ्रातर माने भाई तो अंग्रेजी में ब्रदर है ना, BROTHER है ना। अब क्या हो गया यहाँ रहेगी ब्रदर, तो अब भ्रातर यहाँ पर भ था, यहाँ ब हो गया, भ था चौथा अक्षर, ये हो गया प फ है ना, और 4 का 3 है ना, यही ना 4 का 3, तो इस भ का ब हो गया। तो ऐसा संस्कृत में जो भ्रातर था, भ ध्वनियां अंग्रेजी में जाकर के तीसरी ध्वनि हो गई। आगे बातें समझ लिया। इसी प्रकार से घ ध का भी और ग द का भी होगा। अब हम हर उदाहरण को बताएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब इसको आप लोग चाहेंगे तो पुस्तक में देख सकते हैं, नहीं तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो कोई भी परीक्षा में उदाहरण देगा उसको हम हल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा का पहला जो हुआ है, संस्कृत में क्या होता है, गो, संस्कृत में क्या हुआ, गो, ग तीसरा अक्षर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, COW, काऊ। अब यहाँ क्या हो गया, काऊ। अब तीसरा अक्षर ग क्या हो जाता है, पहला अक्षर, तो तीसरे का पहला हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो ये 3 का 1 हो जाता है। बस इतना ही, कितना सरल कॉन्सेप्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यानी कि 1 का 2, 4 का 3, 3 का 1, यह जो है कि परिवर्तन देखा ग्रीम ने, यह संस्कृत से अंग्रेजी में देखा और उन्होंने इन ध्वनियों को व्यवस्थित करके बता दिया। यही है ग्रीम का वर्ण परिवर्तन। अब परीक्षा में देखिए प्रश्न कौन सा पूछता है, ग्रीम का प्रथम वर्ण परिवर्तन किन किन भाषाओं के बीच हुआ, तो हमने लिखा था और भी फिर भी है, अब बता सकते हैं। ग्रीम के प्रथम वर्ण परिवर्तन में 1 का क्या हो जाता है, 1 का 2 हो जाता है, यह प्रश्न। ग्रीम के प्रथम वर्ण परिवर्तन में 4 का कौन सा अक्षर हो जाता है, 3 हो जाता है। ग्रीम के प्रथम वर्ण परिवर्तन में 3 का कौन हो जाता है, 1 हो जाता है। यह परीक्षा का तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। एक तो आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में आना ही आना है, इसलिए इस पर विचार अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। अब द्वितीय वर्ण परिवर्तन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। अब द्वितीय वर्ण परिवर्तन में कहते हैं, इससे एक कदम आगे चलते हैं। अब फिर से हम बता दें आप लोगों को, जो इनका द्वितीय वर्ण परिवर्तन है, जो द्वितीय वर्ण परिवर्तन हुआ है ना, यह सिर्फ अंग्रेजी और उच्च जर्मन में हुआ। अच्छा, यहां पर एक चर्चा हम मित्र और कर देना चाहेंगे, है ना, जो कि परीक्षा में पूछ भी चुका है। एक होती है निम्न जर्मन, ठीक, और एक होती है उच्च जर्मन। अब यह आप लोग जरा भी संशय में मत रहिएगा कि निम्न जर्मन हीन भाषा है, उच्च जर्मन उच्च भाषा है। निम्न जर्मन यहाँ पर एरिया क्षेत्र से विशेष नाम रखा हुआ है, अर्थात जो निम्न जर्मन है यह नीचे के प्रदेश के लोग बोलते थे, इसलिए इसको निम्न जर्मन कहा गया। और उच्च जर्मन जो ऊंचे प्रदेश, जो ऊंचे पहाड़ी पर जो स्थित रहते थे वो लोग बोलते थे, इसलिए इसको उच्च जर्मन कहा गया। और यह परीक्षा में प्रश्न पूछा भी है ना। और निम्न जर्मन से ही अंग्रेजी विकसित हुई है, निम्न जर्मन से ही अंग्रेजी विकसित हुई है, या प्रवक्ता इत्यादि में, लेकिन नेट इत्यादि में पूछा है तो प्रश्न बनता है, इसलिए इस पर हम इंगित कर दे रहे हैं आप लोगों को। निम्न जर्मन से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब इस अंग्रेजी से उच्च जर्मन निकली, इस अंग्रेजी से उच्च जर्मन में जो परिवर्तन हुआ, इसी को द्वितीय वर्ण का परिवर्तन कहते हैं, ग्रीम नियम का। अब बातें समझ में आ गई। तो द्वितीय वर्ण परिवर्तन हुआ कैसे है, अब देख लेते हैं, बस सटीक एक शब्दों में। 1 का 2 हो जाता है ना, 1 का 2 हो जाता है, और 2 का 3 हो जाता है, और जो है कि 3 का 1 हो जाता है। यह हम लोगों को याद रख लेना है ना। अब देखिए जैसे कि कैसे हुआ, तो अंग्रेजी में जैसे होता है बुक, अब अंग्रेजी लिख देते हैं पहले यहाँ पर BOOK बुक। अब देखिएगा बुक, अब यह जो बुक था यहां पर उच्च जर्मन में जाकर के यह बुक हो गया BUCH, यानी कि बुक। ठीक, यहां पर एक अक्षर का 2 हो गया, बुक माने किताब, और उच्च जर्मन में किताब को हम बुक बोलते हैं, किताब हम क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। तो 1 का 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 का 3 वाले में देखते हैं, जैसे कि फुट, 2 की 3 वाला उदाहरण देख लेते हैं, वाइफ, है ना। वाइफ को हिंदी में जिसे कहते हैं वाइफ, WIFE, यहाँ पर कौन सा अक्षर है, प दूसरा, है ना। अब इसको क्या कह देते हैं उच्च जर्मन में, यह वाइफ हो गया, या क्या हो गया, वाइफ, यानी कि प तीसरा अक्षर हो गया यहाँ पर। तो 3 का 2 का 3 परिवर्तन हो गया, ध्वनि परिवर्तन हुआ, अंग्रेजी का दूसरा अक्षर उच्च जर्मन में जाकर के तीसरा अक्षर हो जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि गॉड, गॉड मतलब ईश्वर, ट या कितना हुआ, तीसरा अक्षर। अब यहाँ पर किसको उच्च जर्मन में क्या बोलते हैं, गोट, ट यानी पहला अक्षर। तो यहाँ पर देखिए, आज देखिए 2 सबका 1 होगा, वाइफ माने भी पत्नी, वाइफ माने भी पत्नी, बुक माने भी किताब, बुक माने भी किताब, गॉड माने भी ईश्वर, गोट माने भी ईश्वर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ पर ध्वनि पहली क थी, यहाँ पर दूसरी हो गई उच्च जर्मन में जाकर, जो दूसरा था वो तीसरा हो गया, जो तीसरा था वो पहला हो गया। तो यह मित्रों इस प्रकार का रहा ग्रीम नियम का ध्वनि परिवर्तन। और इसमें से अगर आप लोग पूरा अगर समझ लें मित्रों, तो तय मान करके चलिए कि आप लोगों से परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। अब हमको लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वर्नर नियम, ग्रासमान का नियम और अर्थ परिवर्तन ये मैं अगली वीडियो में कल बता देंगे मित्रों। तब तक के लिए नमो नमः। मित्रों नमो नमः। भाषा विज्ञान में एक टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। यह प्रवक्ता में मित्रों अवश्य इससे एक प्रश्न पूछता ही पूछता है, इसलिए इस टॉपिक पर हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सारे मैटर को क्लियर कर देंगे, जिससे आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही उन पॉइंटों को भी बताएंगे, उन प्रश्नों को भी हम बताएंगे जो कि यूपी के प्रवक्ता में पूछ चुका है। जैसे 2009 में धर्म का धम्म जो हुआ है, यह पूछा है कि यह कैसा ध्वनि परिवर्तन है। ठीक है, तो जहां जहां भी आता जाएगा हम चर्चा करते जाएंगे। आइए अब प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों ध्वनि परिवर्तन यह जो है ऐसा नहीं है कि बाद में हुआ, प्राचीन आचार्यों के द्वारा भी ध्वनि परिवर्तन पर कई बार चर्चाएं हुई। उन्होंने ध्वनि परिवर्तन के 4 दिशाएं बताई थी। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक भाषा शास्त्री हैं इस 4 को इन्होंने 14 कर दिया।
कि 14 प्रकार के या ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं होती हैं, जिसमें से हम लोग 14 को पढ़ेंगे। यद्यपि शुरुआत के ही 4-5 कठिन है, बाकी के तो सब आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें से पहला है समीकरण। तो समीकरण क्या है? यानी समानीकरण, यानी समान कर देना। कब समान कर देना? करें जब दो विपरीत ध्वनियां आए और उसमें से एक जो है दूसरे को अपने समान बना ले, उसको कहते हैं हम समीकरण। ठीक। और यह जैसे अब यह देखिए दो प्रकार के हो जाती है, एक पूर्वगामी समीकरण, एक पश्चिमगामी समीकरण। यह कैसे होती है मित्रों? अब ऐसे देख लीजिए, जैसे क है ग है, तो यह दोनों विपरीत ध्वनियां हैं। कभी यह ग के स्थान पर क हो जाए, होकर के कक बन जाएगा, है ना, इसको यह अपने समान बना लेगी। ठीक। तो यह पूर्वगामी हो जाएगा। और कभी क्या होगा कि यह क है और यह ग है, यह ग जो है इसको अपने समान बना करके ग कर लेगी। बातें समझ में आ गया ना? तो यह पश्चिमगामी हो जाएगा। ठीक। तो इसी पूर्वगामी पश्चिमगामी के जो दो भेद हो जाते हैं, हम लोग इसी को पहले अध्ययन करेंगे। ठीक। तो यह रहा पूर्वगामी का उदाहरण। जैसे देखिए यहाँ पर अग्नि, अग्नि दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ग आया है फिर न आया है, यह दोनों विपरीत ध्वनियां हैं। यह दोनों विपरीत ध्वनियां, अब देखिए यह जो पूर्व वाली जो ध्वनि ग है, इस पश्च यानी जो बाद में ध्वनि आई है, इसको अपने समान बना करके अग्नि कर ली। हम लोगों को यह प्रकृति में आराम से देखने को मिलता है। ठीक। उसी प्रकार से देखिए पक्वा है, यह क पूर्व में आया है, वह बाद में आया है, इस क को अपने के समान अब बना लिया, इस व को यह क अपने समान बना करके पक्का कर लिया। ठीक। ठीक उसी प्रकार से पत्र, जैसे मान लेते हम लोग अगर हिंदी में इस प्रकार शॉर्टकट में लिख लें पतर, ठीक, इस क के बाद आया है, तो इस जो बाद में आया उसको इन्होंने अपने समान बना करके पता कर लिया। ठीक। उसी प्रकार से यह हम लोगों को संधि में भी देखने को मिलता है, विषधनु विष्णु हो जाता है। आई बातें समझ में? ये तो रहा पूर्वगामी का। अब पश्चिमगामी का उदाहरण देखेंगे मित्रों, बस इसको समझ लीजिए, बाकी तो आप लोग खुद परीक्षा में कर सकते हैं। एक एक का उदाहरण याद करना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। अब दूसरा में देखिए पश्चिमगामी शर्करा। जैसे शर्करा है, यहाँ पर देखिए जैसे स लिखेंगे र क फिर मान लेते रहा है, शॉर्टकट में संक्षिप्त में समझते हैं। ये देखिए र पहले आया है, क बाद में आया है, तो क पश्च है या पूर्व में है, तो इसने क्या काम किया, क ने इसको भी अपने जाति में मिला लिया, यानी कि क कर लिया, यानी शक्कर हो गया। आगे बातें समझ में मित्रों? क्या शक्कर हो गया। ठीक इसी प्रकार से ठीक जो है आपको धर्म का है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, धा राम, लेकिन पाली में आप देखेंगे जब यह संस्कृत पाली में जब गई तो कैसे हो गया, इसको धा रा को पश्चगामी बाद वाली जो थी इसको मां बना करके धम्म हो गया। ठीक। यह परीक्षा में पूछा है मित्रों, यूपी पीजीटी 2009 में, है ना, और इसको भी पीजीटी में पूछा है, अग्नि वाला भी। ठीक है ना। तो ये तो आप मान लेते हैं इसने इसको पूछा है, आपने टीजीटी में भी देखा होगा, कई क्वेश्चन रिपीट किया है, हो सकता है इसको भी रिपीट कर दे, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। उसी तरह से देखिए वल्कल, है ना, वक्कल लाखों का हो गया पश्चगामी सप्त सप्त। आगे बातें समझ में बिल्कुल कठिन नहीं है। अब आगे देखते हैं विस्मीकरण। अब विस्मीकरण मित्रों ठीक समीकरण का उल्टा है। कैसे होगा यह? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दो समान ध्वनियां आएंगी, दो समान ध्वनियां आएंगी, जैसे का का दोनों समान ध्वनियां हैं। अब इसमें क्या करेगा कि जो बाद वाली जो ध्वनि हो, इन दोनों में से कोई एक ध्वनि इसको अपने विषम यानी कि दूसरी जाति का बना देगी, दूसरी जाति की ध्वनि में इसको परिवर्तित कर देगी। जैसे दोनों ये समान ध्वनि आई, इसमें से एक क को ग बना दिया, विषमीकरण हो गया, यानी क और ग दोनों विषम विषम हो गई। बस ध्यान इतना ही देना है मित्रों कि यहाँ पर जो समान आएंगी जब ये विपरीत हो जाएंगी इसको विषमीकरण बोलेंगे, और जब दोनों विपरीत आएंगी जब समान कर देगा इसको समीकरण बोलेंगे। ठीक। अब यह विषमीकरण में कभी व्यंजन को विषम बना देता है, कभी स्वर को विषम बना देता है। यहाँ पर देखिए क आया है, क का दोनों सम है, लेकिन एक क को विषम बना दिया। यहाँ पर भी क का दोनों आए हैं, लेकिन बाद वाले का को इसने विषम बना दिया। ठीक। अब लेकिन यहाँ पर देखिए मुकुट, यह स्वर को विषम बना रहा है। यहाँ पर देखिए उ आया है, उ आया है, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पर देखिए उ दो बार आया है। अब इसमें से एक उ तो रहा मौर, मुकुट में के बाद जो मौर परिवर्तन हुआ ध्वनि, तो उ तो एक बार रहा, लेकिन इसमें से उ को हटा करके अ को ला दिया, यानी अ हो गया उ हो गया। यहाँ पर म में अ है, यहाँ पर उ है, जबकि यहाँ पर उ थे दोनों। ये विस्मीकरण हुआ कि नहीं हुआ? विस्मीकरण हुआ। बस यही बात है कि यह स्वर में भी होता है और यह व्यंजन में भी होता है। ठीक। उसी प्रकार से हम ककार में चलते हैं। हम ककार में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर भी है, क का दो बार आ गया। ठीक। अब इस क को एक बार च, यह व्यंजन है, व्यंजन परिवर्तन हो गया, विषमीकरण। अभी गलत, ग का दो बार आया, ग को जाकर के गलत कर दिया। चिकित्सति दो बार की आया तो एक बार चिकित्सति हो गया। ठीक। इसी प्रकार से यह और भी उदाहरण अगर परीक्षा मान लेते हैं इससे भिन्न, ये तो जो कपिल द्विवेदी में दिया हुआ मैंने उसको चार्ट के रूप में लिखा है, अगर मान लेते हैं इससे भिन्न भी अगर उदाहरण पूछता है, वैसे तो चांसेस बनते हैं कि परीक्षा में वही पूछता है जो पुस्तकों में दिए होते हैं, लेकिन अगर इसे विपरीत भी यदि पूछता है तो अगर ये कॉन्सेप्ट यदि आपको मित्रों क्लियर है तो हमें समझते हैं कि आपको परीक्षा में कोई भी समस्या होनी चाहिए। अब मित्रों हम लोग तीसरा और चौथे आगम और लोप को समझते हैं। ठीक है, पहले मैं उसका चार्ट तैयार कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। अब मित्रों हम लोग आगम के द्वारा देखते हैं कि कैसे ध्वनि परिवर्तन होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आदि, लेकिन यह आगम जो है दो प्रकार से बढ़ जाता है ना। एक होगा, यहाँ तो हम पहले सर्वप्रथम रख लेंगे कि तीन प्रकार से, एक आदि में होता है, एक मध्य में होता है, एक अंत में स्वरागम होता है। ठीक। एक हो गया आदि का स्वरागम, एक मध्य का और एक अंत का। यानी कहने का भाव यह है कि ध्वनियों के आगम होने से भी ध्वनि में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। वह कैसे आता है, इसी का उदाहरण का देखिए एक चार्ट है। यह स्वर का आगम है और एक बार व्यंजन का आगम होगा। ठीक है। तो स्वर के भी आदि में आने से, मध्य में आने से, अंत में आने से ध्वनि परिवर्तन होता है, और व्यंजन के भी आदि में आने से, मध्य में आने से और अंत में आने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे स्त्री बोलते हैं, है ना। अब यह स्त्री जो है कि इसको जब स्त्री लोग कहते हैं, स्त्री को स्त्री, है ना, तो ये आदि, यह जो हमारा ई दिख रहा है आपको, यह जो है ये आदि में स्वरागम हो गया, इसलिए यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन हुआ। अब बातें समझ में आई। अब यहाँ पर स्टेशन, लोग स्टेशन बोल देते हैं, तो यह भी देखिए आदि में ध्वनि, आदि में स्टेशन तो पूरा का पूरा ही है, लेकिन आदि में यहाँ पर स्वर का आगम हुआ इसलिए ध्वनि परिवर्तन हुई। इसी प्रकार से मध्य में देखिए स्वर का आगम हो रहा है। धर्म, अब देखिए यहाँ पर धर्म है ना, हम जब इसको धर्म लिखेंगे तो धर्म, यह र आधा था, है ना, यह र आधा था, इस र में अ आ गया, पूरा यह हो गया, यानी कि यहाँ पर बीच में आ गया अर्थात यह मध्य स्वर आगम हुआ। उसी प्रकार से जो है यह अंत में भी स्वरागम होता है। जैसे महत, ता को देखिए अ हो गया महंत, गच्छत गच्छंत, ता में अ आ गया, अंतिम में अ जब आ गया फिर अंत स्वरागम हो गया। आगे बातें समझ में। अब परीक्षा में से इसमें जो मित्रों पूछा है वह आपको स्टेशन का पूछा हुआ है ना। स्टेशन का यह पूछा हुआ है, इसमें
ध्वनि परिवर्तन कौन सा है, आगम है, लोप है, या फिर आपका समीकरण है, विस्मीकरण है? तो आगम है। यद्यपि यह नहीं पूछा आदि है कि मध्य है कि अंत है, लेकिन यह आगम पूछा है। तो हम इतना भी अगर जान लेंगे तो हम आदि मध्य अंत का भी अंतर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर स्वरों के आगम हो रहा था, यहाँ पर देखिए व्यंजन का आगम होगा। जैसे ओष्ठ, ओष्ठ में हम लोग देखिए कहते थे होस्ट, यहाँ पर आदि व्यंजन आगम हुआ, अ को ह हो गया होस्ट, या आदि व्यंजन आगम हो गया। उल्लास का उल्लास, कोई कठिन नहीं है, आराम से समझते चलिए। मध्य व्यंजन आगम कैसे हो रहा है, सुंदर का सुंदर। अब न के बाद यहाँ पर देखिए द आ गया है ना, ये मध्य व्यंजन आगम हो गया, बीच में एक व्यंजन घुस गया। वानर का बंदर, यह भी ध्वनि परिवर्तन हो गया, यह भी ध्वनि परिवर्तन की एक दिशाएं हैं। अब क्या हो गया, अंत में देखिए अंत भी व्यंजन का आगम होता है। जैसे बाल का बालक, मुख का मुखड़ा, ख के बाद र आ गया, ल के बाद क आ गया, अंतिम में व्यंजन का आगम हुआ ना। तो इस प्रकार से मित्रों कोई भी, हाँ, यह भी परीक्षा में आप लोगों को पूछा हुआ है होस्ट का, है ना, कि होठ, होस्ट को होठ, यह कैसा ध्वनि परिवर्तन है? यह कैसा ध्वनि परिवर्तन है मित्रों? आगम है, आगम है। यदि आपको यह पूछ दिया इसमें से, तो आप आदि मध्यम, आदि मध्य, अंत यह सब लगा सकते हैं। अब आइए हम लोग अगला पर चलते हैं, लोप पर चलते हैं, ठीक है। यह है मित्रों लोप। यह लोप के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी मुख सुख या प्रयत्न लाघव या फिर बोलने में, उच्चारण में जब हमें जल्दी रहती है तो हम इस प्रकार के लोप कर देते हैं, और फिर वह लोप से क्या होता है, ध्वनि धीरे धीरे ध्वनि में परिवर्तन आ ही जाता है। अब देखिए किस प्रकार से लोप में परिवर्तन हो रहा है। पहले अभी हम देखिए, इसको भी एक स्वर लोप होता है, एक व्यंजन लोप होता है। अब स्वर लोप में भी 3 हो जाएंगे और व्यंजन लोप में भी 3 हो जाएंगे। इस प्रकार लोप में भी यह 9 भेद हो जाते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले आदि स्वर लोप का देखते हैं। इसी प्रकार से आगम में भी 9 हुआ था, स्वर का आगम, व्यंजन का आगम, ठीक उसी प्रकार से लोप में भी होगा, स्वर का लोप और व्यंजन का लोप। अब देखिए आदि स्वर लोप कैसे हो रहा है। अनाज, अनाज को नाज हो गया, अ का पहले वाला आदि स्वर गायब, अगर का गर हो गया, आदि स्वर गायब, लोप हो गया, ध्वनि परिवर्तन हुई। मध्य में स्वर लोप देखिए राजन, अब राजन में ज में से निकल करके आज्ञा हुआ। अब जगम, जगम, अब जगम में जो है कि ग में से आ निकल के मध्य है ना, ग तो बीच में है, बीच में से स्वर निकला, जगमतु बन गया। इसी प्रकार अंत्य स्वर लोप देखिए, राम में म में से आ निकल गया राम, शिला में से अ निकल गया, ला में से आ शिल हो गया। आदि व्यंजन लोप कैसे होता है, इस थाली बोलते थे, धीरे धीरे उसको हम थाली बोलने लगे, आदि का जो व्यंजन था उसका लोप हो गया, आधा सा का, फिर सा का स्कंद को कंधा बोलने लगे, सा का लोप। इसमें फिर देखिए मध्य व्यंजन कैसे लोप हुआ, कति, कति का हो गया कई, है ना। अब मध्य में जो यहाँ पर था कति, ये मध्य मध्य व्यंजन अर्थात जैसे क त ई था ना, तो यह त गायब हो गया, अब कई रह गया। उसी प्रकार से रात्रि, अब रात्रि में भी जो है कि र इसमें से गायब हो गया, ठीक। उष्ट, ये वाला मित्रों यूपी के पीजीटी में जो है पीजीटी वाले में पूछा है, उष्ट, उष्ट को ऊंट, यह कैसा ध्वनि परिवर्तन है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, यह पूछा हुआ है, ठीक। तो उष्ट का ऊंट हो गया। अब इसमें देखिए अंतिम में जो र था, है ना, अंतिम में जो ट्र वाला ये वाला था गायब हो गया। निम्ब, निम्ब में देखिए ब अंत में था, गायब होकर के निम हो गया। यह रहा मित्रों अंतिम व्यंजन लोप, यह लोप रहा। इस लोप के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग 5वां देखेंगे, समाक्षर लोप। अब मित्रों जो 5वां है वह है समाक्षर लोप, यानी समान अक्षर होने पर एक अक्षर का लोप कर देते हैं। ऐसा मत समझिएगा जो विषमीकरण में था उसमें समान अक्षर होने पर एक अक्षर का विपरीत ध्वनि हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जब समान अक्षर होंगे तो एक का लोप हो जाएगा, या यह भी ध्वनि परिवर्तन की दिशा है। इसमें से जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा है मित्रों वह यह पूछा है, प्रोफेसर ब्लूमफील्ड यूपी के पीजीटी में पूछा है, प्रवक्ता में पूछा है कि इस समाक्षर लोप का नामकरण किसने किया था, तो प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने किया था, प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने किया था। तो इस बार इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस प्रश्न को रिपीट कर दे, ठीक। अब देखिए है शेव, अब क्या होता है समान अक्षर का लोप, देखिए शेव वृद्ध, यहाँ पर वाह 2 बार एक बार इसका वाह का लोप होकर हो गया शेव वृद्ध। नाक कटा, क का 2 बार एक बार लोप होकर के समान आने पर नकटा। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण मित्रों अब परीक्षा में अगर दे भी देता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब वर्ण विपर्य, वर्ण विपर्य का मतलब होता है मित्रों अक्षर का अदला बदली, इस स्थान से उस स्थान, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इस स्थान से उस स्थान जाएगा। जैसे मतलब, है ना, अब मतबल यानी तला का स्थान इधर उधर बदल गया, है ना, तलब, है ना, यहाँ देखिए तो अपने लब यहाँ बल हो गया, तो यह वर्ण विपर्य हुआ, इससे भी ध्वनि परिवर्तन होता है, ठीक मित्रों। अब पहुंचना, कुछ चहुपना बोल देते हैं हम लोग ना, चहुपना, तो अर्थ तो वही लेकिन ध्वनि परिवर्तन हो गया, यह वर्ण विपर्य रहा। अब है महाप्राणीकरण, कभी कभी महाप्राणीकरण के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, ठीक। यह ध्वनि परिवर्तन जो है मुख्य सुख के लिए बोला जाता है। जैसे गृह, ग यहाँ पर महाप्राण ध्वनि है और घ यहाँ पर अल्पप्राण है ना, यहाँ पर जो है क्षमा कीजिएगा, कभी कभी अल्पप्राण वाली ध्वनियां जो है वो महाप्राण में हो जाती है ना, जैसे अल्पप्राण वाली, यह ग है या क्या है, अल्पप्राण है। गृह अल्पप्राण, जब घ हुआ तो क्या हो गई, महाप्राण। उसी प्रकार से देखिए पर अशु, प अल्पप्राण, फ महाप्राण हुआ। वेश, भेष, व अल्पप्राण, भ महाप्राण। तो इस प्रकार से भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अल्पप्राणिक, अब कभी कभी दोनों महाप्राण को अल्पप्राण हो जाता है, ठीक इसका विपरीत। जैसे दधार, धा को दा हो गया दधार। सिंधु, क्या सिंधु हिंदू वाला पूछा है मित्रों, यह जो प्रवक्ता में हमें याद नहीं आ रहा है, किसी और में एग्जाम में यह पूछा है। तो सिंधु हिंदू, यहाँ पर ध है, यहाँ पर द हो गया, महाप्राण को अल्पप्राण हो गया। तो इसमें मित्रों इसमें एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने भी गलती की कि यहाँ पर महाप्राणीकरण का मतलब होगा महाप्राण होना, जैसे घर है, अब गृह को घर हो रहा था, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार, इतना तो पकड़ लेंगे कि प्राणीकरण हो रहा है लेकिन अल्पप्राणी है कि महाप्राणी है, तो जैसे मैंने अभी गलत बोल दिया था, तो वैसे ही आप लोग भी ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर शब्द आएगा वह महाप्राण होगा तो यह महाप्राणीकरण कहलाएगा। यदि यह अल्पप्राण होगा जो परिवर्तन होकर के जो बन रहा है, अगर यह अल्पप्राण हो रहा है तो अल्पप्राणीकरण कहलाएगा। आगे बातें समझ में ये हुआ। अच्छा, इसमें हम एक चीज बताना भूल गए, डॉक्टर स्पूनर का नाम, डॉक्टर स्पूनर का नाम और एक ये स्पूनरिज्म क्या है, इन दोनों को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको भी सुनिए। यह डॉक्टर स्पूनर एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषा शास्त्री थे। यह जो है अक्सर ये गलतियां किया करते थे, यानी वर्णों का विपर्य वाला ध्वनि परिवर्तन या त्रुटि इनके अंदर बहुत पाई जाती थी। अब परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, जैसे यह पूछा था समाक्षर लोप का नाम किसने दिया, यह नाम ब्लूमफील्ड ने दिया, उसी तरह अगर यह पूछ दे वर्ण विपर्य की गलती कौन भाषा शास्त्री कौन भाषा विज्ञानी करते थे, ऑप्शन देगा 4 याद रखिएगा डॉक्टर स्पूनर क्या करते थे, पूछा जा सकता है मित्रों परीक्षा में। अगला वर्ण विपर्य को अन्य किन नामों से जानते हैं, इस ध्वनि परिवर्तन वर्ण विपर्य को अन्य किन नामों से जानते हैं, स्पूनरिज्म के नाम से जानते हैं, है ना, इस वर्ण विपर्य को हम स्पूनरिज्म भी कहते हैं, इसलिए यह दोनों भी याद रखिएगा। अब मित्रों अब इस बार और देख लेते हैं, इस बार इसको पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले मैं 4 बना लेता हूं।
अब मित्रों हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसी में अब चार्ट में अब आप लोगों के 14 ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं समाप्त हो जाएंगी। आइए एक एक को करके जल्दी से देख लेते हैं। घोषीकरण, घोषीकरण कब होगा? देखिए जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला कि घोषीकरण तब कहेंगे जो परिवर्तन में जब घोष दिखाई देगा, तो क को या घोष दिखाई दे दिया ग, है ना, या घोषीकरण का शार्ट को साग हो गया, न कद क को फिर यहाँ ग दिखाई दिया, है ना, या घोषीकरण क को अघोष को घोष दिखाई दे दिया, सती सती का सदी हो गया, तो यहाँ पर घोषीकरण, तो यह जो परिवर्तन हुआ यह घोषीकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक, जिसमें से शाक और शाक वाला पूछा है, ध्यान में रहे, प्रवक्ता में नहीं पूछा, यद्यपि अदर में पूछा, लेकिन प्रश्न को पूछा है। अब आगे देखते हैं घोषीकरण का अघोष। अब यानी यह जो घोष शब्द होंगे उसको अघोष कर देगा, जैसे द है, तद धन पर, यहाँ पर अघोष हो गया तत्पर, मदद, यहाँ पर देखिए घोष है तो मदद, यहाँ पर अघोष हो गया। ठीक, उसी तरह से अनुनासिकीकरण, मित्रों कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे सर्प है, सर्प को सांप अनुनासिकी हो गया, अनुनासिक हो गया। अच्छी को आंख, और इसमें मित्रों दो प्रकार से होते हैं, कुछ अकारण कुछ सकारण, तो उसको हम लोग छोड़ देते हो, कभी परीक्षा में पूछा नहीं, विद्वता हासिल नहीं करनी है, बस इतना याद रखिए। चंद्र, यहाँ पर नासिक तो पहले से ही था, लेकिन कालांतर में चंद्र आकर के चांद हो गया, अनुनासिक हो गया। यह हमारा अनुनासिकीकरण का ध्वनि परिवर्तन रहा। अब उष्मीकरण को देखते हैं मित्रों, इसमें जो है कुछ ध्वनियां केंटुम वर्ग की जब वो शतम वर्ग में गई तो क जैसे है, केंटुम वर्ग में जो क था वह शतम में जाकर के उष्म हो गया, श हो जाता है, तो इसके कारण भी कुछ ध्वनि परिवर्तन हुआ। अगला है जैसे संधि कारण, है ना, संधि कार्य के कारण भी हुआ, जैसे अवतार का अवतार, सत्य का सौ। फिर उसी तरह से कुछ मात्रा भेद के कारण कभी लोग मुख सुख के कारण क्या करते हैं, हर्ष को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ को हर्ष कर देते हैं। जैसे आराम को हम आराम बोल दिया, हर्ष कर दिया, अद्य को आज दीर्घ कर दिया, आलाप को अलाप हर्ष कर दिया, तो यह हमारा मात्रा भेद से परिवर्तन रहा। मित्रों यह ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं रही 14, इसमें से एक ने एक प्रश्न तो पूछना तय है, इसलिए चार्ट को आप लोग देख करके एक बार कंठस्थ करके समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मित्रों नमो नमः।